पढ़ेंगे चैप्टर 12 का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे evaporation एंड कंडेंसेशन। ये भी एक वेदर का पार्ट है। The sun, when it shines on water bodies like lakes, ponds, seas and oceans, heats up them. The water then turns into its gaseous states, water vapors. The process is called evaporation. There are several factors that affect the rate of the evaporation. These are humidity, the drier, the weather, the faster and evaporation. When the weather is humid or the air has more water vapors in it takes longer for evaporation. Number point 2 है heat. The hotter it is, the more quickly evaporation will take place. C. Surface exposed surface exposed to heat, the light higher will be evaporation. Wind. Evaporation is faster on a day when there is a wind than on a day when there is no wind. बेटे जब सूर्य चमकता है तो सूर्य पृथ्वी के साथ साथ सभी वाटर बॉडीज़ पर चमकता है, जैसे कि लेक्स पर, पॉन्ड्स पर, सीज़ पर एंड ओशंस पर, सभी पर चमकता है। वो अपनी गर्मी सभी को देता है। तो ऐसा जब सूर्य गर्मी देता है तो क्या होता है कि पानी जो है वो गैस की फॉर्म में आ जाता है धीरे धीरे। जैसे आप पानी गैस पर आप किसी बर्तन में पानी डालकर रखते हो और नीचे से जब आप गैस चलाते हो तो क्या होता है, वो पानी के ऊपर से आपने देखा होगा कि भाप निकलने लगती है। वो भाप जो होती है एक्चुअल में वो क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो पानी में से निकलती है। तो इसी तरह से ही जब सूर्य चमकता है तो सूर्य की किरणों से वाटर बॉडीज़ में जो पानी है वो गैसियस स्टेट में आ जाता है और इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं, हिंदी में से वाष्पीकरण कहते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं कि कभी वाष्पीकरण कम होता है और कभी ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास इन्होंने 4 बताए हैं। नंबर 1 है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, द ड्रायर वेदर द फास्टर एवेपोरेशन। अगर हवा में नमी कम है, ह्यूमिडिटी कम है तो evaporation तेज़ होगा। और when weather is humid or the air has more water vapor in it takes longer for the evaporation. अगर हवा में ह्यूमिड है या हवा में पानी के कण ऑलरेडी मौजूद हैं तो वाष्पीकरण जो है वो स्लो होगा और देर से होगा। हीट, सेकंड पॉइंट है हीट। अगर गर्मी ज़्यादा है तो एवेपोरेशन तेज़ होगा, अगर गर्मी कम है तो एवेपोरेशन कम होगा और स्लो होगा। नंबर 3 है सरफेस एक्सपोज्ड। और आपके पास कितना बड़ा सतह है जिसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी हैं। अगर सूर्य की किरणें कम जगह पे पड़ रही हैं तो कम एवेपोरेशन होगा, और अगर ज़्यादा बड़ी जगह पे ही सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। विंड, अगर हवा तेज़ चल रही है तो एवेपोरेशन फास्टर होगा, और अगर हवा नहीं चल रही है तो एवेपोरेशन भी स्लो होगा। तो ये मेन फैक्टर्स थे एवेपोरेशन और कंडेंसेशन को अफेक्टेड करने वाले। व्हेन द वाटर वेपर्स राइजेज अप high in the atmosphere where the temperature is lower, vapor cool down and forms droplets of water. This change of water vapors again into water is called condensation. This constant cycle of evaporation and condensation plays a very important role in weather conditions. It gives rise to the following. इसके बाद इसमें हमें कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं कि किस तरह से जब कंडेंसेशन होता है तो उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, उनके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। कंडेंसेशन क्या है, जब वाटर वेपर्स आपने देखा कि जब पानी गर्म हुआ तो वाष्पीकरण हुआ, वेपोरेट होकर ऊपर चला गया, और जब वह ऊपर जाकर क्या होता है, जब बहुत ऊंचाई पर चला जाता है एटमॉस्फेयर में वही वाटर वेपर जाकर, तो वहाँ उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी वह ठंडा हो जाता है। और जब वाटर वेपर कम ठंडा हो जाता है तो वह उस पानी की बूंदों में बदल जाता है, और दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर अगेन इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और जब फिर दोबारा से वही वाटर वेपर जो है पानी में चेंज हो जाता है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। दिस कांस्टेंट साइकिल ऑफ एवेपोरेशन कंडेंसेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेदर कंडीशंस। ये जो कांस्टेंट साइकिल चल रहा है ये चलता ही रहता है, एवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन, एवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन। पहले एवेपोरेशन होता है फिर कंडेंसेशन होता है। ये जो साइकिल है
साइकिल का मतलब बार बार, पहले एवापोरेशन फिर कंडेंसेशन, फिर एवापोरेशन और फिर कंडेंसेशन, जब ये इस तरह से बार बार होता है तो ये वेदर की कंडीशंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कारण वेदर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, गर्मी, सर्दी, हवा, ये सब इनसे प्रभावित रहती है। इट गिव्स राइजेस टू द फॉलोइंग। और क्या क्या इसमें परिवर्तन आते हैं देखिए। फॉग, आपको ये गाड़ी दिखाई दे रही है, ये गाड़ी हमें धुंधली दिखाई दे रही है, वाई? क्योंकि यहाँ पर फॉग है। फॉग का मतलब कि धुंध है। सर्दियों में, अभी सर्दी आने वाली है तो आपको भी ऐसी ही धुंध अभी आगे देखने को मिलेगी। तो जब हम बहुत स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ, हमें थोड़े से दूर का तो दिखता है पर बहुत दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर एट ग्राउंड लेवल इज़ कूल एनफ फॉर कंडेंसेशन टू टेक प्लेस। सर्दियों के दौरान क्या होता है, जो ग्राउंड होता है, हमारी ज़मीन के नीचे का जो हवा वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो फॉर कंडेंसेशन टू टेक प्लेस, वहाँ पर कंडेंसेशन हो जाती है। देन क्लाउड्स फॉर्म एट ग्राउंड लेवल, और तभी क्या होता है कि वो ज़मीन के लेवल पर ही हमें बादल दिखाई देने लगते हैं। सच ए कंडीशन इज़ कॉल्ड फॉग, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी इन अ फॉग। और जब ये कंडीशन आ जाती है कि ज़मीन पर हमें बादल से दिखाई, ज़मीन पर मतलब कि बहुत नीचे बादल नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी हमें बादल बहुत धुंध सी आने लगती है और हमें ऐसा लगता है सब कुछ धुंधला पड़ गया है और इसमें हमें आसपास की चीज़ों को दिखाई भी नहीं देता है, उसे हम फॉग कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्लाउड्स। व्हेन द वाटर वेपर कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इट फॉर्म्स क्लाउड्स। द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर नीड अ सरफेस टू कंडेंस ऑन। The atmosphere contains pollen and dust particles. The droplets condense around these to form drop of water. Millions of such teeny drops form the clouds that you see. When the droplets of water become too heavy for air carry, they fall as rain. प्यारे बच्चों, बादल कैसे बनते हैं ये अभी आपने पढ़ा है। अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। जब वाटर वेपर्स वाटर वेपर्स जब कंडेंसेस होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होकर ये पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, तो ये बादलों का निर्माण करते हैं। और यही पानी की छोटी छोटी बूंदें, इनको नीचे ठंडा होकर गिरने के लिए कोई किसी सरफेस की या किसी सतह की ज़रूरत होती है। यानी हवा में बूंदें, हवा में जो पानी की बूंदें हैं वो किसी चीज़ पर टिक कर ही ठंडा होती हैं और वहाँ पानी की बूंदों का रूप धारण करती हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए उनको, वहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉलेंस होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, परागकण होते हैं। आप देखते हैं हमारे वातावरण में बहुत सारी सॉलिड्स रहते हैं और यही पानी की बूंदें जो हैं उन पॉलेंस और डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर बैठ जाती हैं और वहाँ आकर वे पानी की बूंदों में बदल जाती हैं। और इस तरह से मिलियंस ऑफ सच टीनी ड्रॉपलेट्स, और लाखों छोटी छोटी पानी की जो बूंदें हैं उनके मिलने से बादल बन जाते हैं। और आपने ऐसा देखा भी होगा। और जब ये पानी की बूंदें और पानी की बूंदों से मिलकर इनका साइज़ बड़ा हो जाता है तो ये भारी हो जाती हैं और हवा इनको कैरी नहीं कर पाती, तो फिर ये ज़मीन पर गिरती हैं। किस फॉर्म में गिरती हैं, तब हमें ये पता लगता है कि जी बारिश आ रही है, और तब ये बारिश के रूप में ज़मीन पर वापस आ जाती हैं। तो इस तरह से बादल बनते हैं और फिर वापस बारिश के रूप में ज़मीन पर वही पानी जो एवापोरेट होकर ऊपर गया था वापस ज़मीन पर आ जाता है। इसके बाद है ड्यू। जैसा कि आप इस पत्ते पर देख रहे हैं, इस पर पानी की बूंदें हैं, इसे हम ओस कहते हैं। आप सुबह सुबह आजकल के मौसम में भी यदि आप बाहर निकलोगे, ये नवंबर दिसंबर के महीने में जब आप बाहर निकलोगे, घास पर पाँव रखोगे तो आपके पाँव जो हैं वो गीले हो जाएंगे। क्यों गीले हो जाएंगे? क्योंकि रात के समय वातावरण में, वेदर में इतनी ठंड होती है कि जो एवापोरेट हुआ एवापोरेशन है, वो वाटर वेपर्स जो हैं वो हल्के होकर सरफेस पर गिर जाते हैं और वो पानी की बूंदें सुबह हमारे घास पर या पेड़ पौधों पर हमें दिखाई देते हैं। तो जैसे सूर्य निकलता है और ये सब फिर से एवापोरेट हो जाती हैं। Dew. Early in the morning you must have seen teeny droplets of water deposited over leaves and grass. This is dew. During night, when the temperature is cooler, the water vapor present in the air object condenses to form droplets of water. When the air comes in the contact with the cold object, the water vapor is deposited on the surface in a thin layer of droplets. आपने जब सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आपने देखा है कि घास के ऊपर या पत्तों के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, इन्हें हम ओस कहते हैं। रात के समय तापमान यानी टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है और पानी जो हवा में वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने के बाद वो पानी की बूंदों में
बदल जाते हैं। और हवा में जैसे ही किसी ठंडी चीज़ का कांटेक्ट होता है, क्योंकि घास भी ठंडा होता है, पेड़ पौधे भी रात के समय ठंडे हो जाते हैं, तो जैसे ही वो उनके कांटेक्ट में आते हैं तो वो टीनी ड्रॉपलेट्स हैं वो उस सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरह से ड्यू होती है। नेक्स्ट है डीप फ्रोस्ट। Often when the temperature during formation of fog is lower than the freezing point on the temperatures of the surface on which condensation takes place in lower than freezing point, then the droplets of water freeze into ice crystal. This condition is called frost. बच्चों, आपने प्रायः देखा होगा कि जब फॉग के दिन होते हैं, देखिए हवा में हमारा जो एटमॉस्फेयर रहता है वो ठंडा हो रहा होता है, तो उस समय जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कभी कभी इतने ठंडे हो जाते हैं कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चले जाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि 0 डिग्री से भी नीचे चले जाते हैं। और जब वो 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो वहाँ का जो सरफेस होता है, जहाँ के वहाँ पेड़ पौधे हैं, ज़मीन है, वो भी बहुत ठंडी होती है। तो जो हवा में वाटर वेपर्स हैं वो उस सरफेस पर आकर पानी की बूंदों के रूप में तो नहीं दिखाई देते, बल्कि वो हमें बर्फ़ के रूप में दिखाई देते हैं। छोटे छोटे बर्फ़ के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और इस कंडीशन को हम फ्रॉस्ट कहते हैं। तो बड़े बड़े टुकड़े नहीं जमते हैं, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं होते, क्रिस्टल्स होते हैं, जो आपने कभी कभी देखा होगा। वो पेड़ पौधों पर और इसमें जैसे पर जम जाते हैं। कभी कभी आप लोगों को टीवी में दिखाया जाता है कि इस देखिए पाला पड़ रहा है, तो इसको हम हिंदी में पाला बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पानी की जो बूंदें हैं वो पानी के रूप में ना रहकर छोटी छोटी बर्फ़ के रूप में दिखाई देती हैं, उसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है स्नो। स्नो के नाम से तो आपको पता ही है, स्नो हम बर्फ़ को कहते हैं। मैनी टाइम्स when the condensation take place very higher up in the atmosphere, the temperatures are so cold that the water vapor freezes even before it can condense into water. In such areas tiny crystal of ice form. These are called snowflakes. When the snowflakes grow large and heavy, they fall down in a rain of snowflakes. This is called snowfall. कभी कभी कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कंडेंसेशन बहुत ठंड होने के कारण कंडेंसेशन की मात्रा बढ़ जाती है। हवा में जितने भी वाटर वेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जम जाते हैं और टेम्परेचर जो है वो और भी ठंडा, पहले से भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो जो वाटर वेपर्स हैं वो फ्रीजेस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा फ्रीजेस हो जाते हैं कि वो वाटर को भी ठंडा मतलब कि जमा देते हैं, वहाँ पर भी बर्फ़ कर देते हैं। और इन एरियाज़ में जहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है वहाँ पर आइस क्रिस्टल्स जम जाते हैं और इन आइस क्रिस्टल्स को हम स्नोफ्लेक्स कहते हैं। आइस क्रिस्टल्स जब बहुत सारे जम जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स के ऊपर और आइस क्रिस्टल्स जम जाते हैं तो वो स्नोफ्लेक्स बन जाते हैं। व्हेन द स्नोफ्लेक्स ग्रो लार्ज एंड हैवी, और जब स्नोफ्लेक्स बड़े बड़े हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं तो वो ज़मीन पर वापस स्नोफ्लेक्स की रेन होती है। एक तो पानी की रेन होती है, एक स्नोफ्लेक्स की रेन होती है। दिस इज़ कॉल्ड स्नोफॉल। आपने कभी टीवी में देखा होगा, जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल दिखाते हैं तो रुई की तरह जो बर्फ़ है वो ज़मीन पर गिरती है, शिमला में गिरती है, तो उसको हम स्नोफॉल कहते हैं। वो स्नो कैसी होती है, जब कंडेंस होके स्नो फ्लेक्स जो हैं वो भारी हो जाते हैं, हैवियर हो जाते हैं हवा में और वो वहाँ टिक नहीं पाते, तो वो बर्फ़ के रूप में ज़मीन पर गिरते हैं। एफ है होयर फ्रॉस्ट। तो व्हेन ड्यू इन्फॉर्मेशन when dew formation take place and on objects that are very cold and their surface temperature is below freezing point, the droplets of the water freeze to be form होयर फ्रॉस्ट। और जब ओस की बूंदें बहुत ठंडी हो जाती हैं और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो पड़ी हैं ओस की बूंदें, वहाँ बहुत ठंडी होने के कारण, वहाँ का टेम्परेचर कम होने के कारण वो ओस की बूंदें वहाँ जम जाती हैं और फ्रीज़ हो जाती हैं, तो उस फॉर्म को हम होयर फ्रॉस्ट कहते हैं, यानी पाला कहते हैं। नंबर जी जो है हमारे पास हेल। समटाइम्स वाइल कंडेंसेशन इज टेकिंग प्लेस द एयर पासिस थ्रू वेरी कोल्ड एरियाज। कभी कभी क्या होता है कि कंडेंसेशन उन स्थानों पर हो रही होती है जहाँ द एयर पासिस थ्रू वेरी कोल्ड एरियाज। वाइल कंडेंसेशन, जब कंडेंसेशन हो रही होती है तो वहाँ से बहुत ठंडे उन एरियाज़ में से वहाँ से हवा गुजर रही होती है। हेयर द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रीजेज इनटू आइस पार्टिकल्स। तो क्या होता है, हवा में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो
क्या हो जाते हैं, वो बर्फ़ बन जाते हैं, क्योंकि ठंडे एरिया में से जाएंगे तो वहाँ वो हवा भी ठंडी हो जाएगी। जब हवा ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा, पानी की बूंदें भी जम जाएंगी। As more condensation takes place or on surface of this icy particles, तो ऐसा कि कंडेंसेशन हो रही होती है तो वहाँ पर उस सरफेस पे आइस पार्टिकल्स जम जाते हैं। द कीप ग्रोइंग एज लेयर अपॉन लेयर ऑफ वाटर इज डिपॉजिटेड ऑन इट्स फेजेस, और उन्हीं आइस की जो लेयर है उसके ऊपर और बर्फ़ जम जाती है, फिर उसके ऊपर और जम जाती है। दीज आइस पार्टिकल्स आर कॉल्ड हेलस्टोन, और जब ये जमते रहते हैं तो ये एक गोले का रूप धारण कर लेते हैं, उनको हम हेलस्टोन्स कहते हैं। When these becomes too big or heavy for air hold, जब ये इतने बड़े और भारी हो जाते हैं तो हवा इनको संभाल नहीं पाती, इनका वज़न बढ़ जाता है, तो दे फॉल डाउन इन ए हेल स्टॉर्म, तो वो ज़मीन पर हेल स्टॉर्म के फॉर्म में गिर जाते हैं। अब मैं आपको हिंदी में समझा दूं कि ये हेल स्टॉर्म क्या होती है। ओले, ओले जिसको हम सामान्य भाषा में ओले बोलते हैं, तो वो गोल गोल सी बर्फ़ जब बरसात के दिनों में कभी कभी बूंदों के साथ आती है तो वो हेल स्टॉर्म होती है। तो वो बर्फ़ कैसे जमती है, क्योंकि वहाँ जब हवा ऊपर आकाश में तो बहुत ठंडी हवा है, जब वो वहाँ से पानी की बूंदों वाली पानी की बूंदें यानी बारिश जो वहाँ से गिर लेकर बादल जा रहे होते हैं तो वहाँ पर वो बर्फ़ जम जाती है उनकी, तब वो ज़मीन पर हेल स्टॉर्म के रूप में गिरते हैं। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ्स, और जो वेदर कंडीशंस हैं वो हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करती हैं। आप जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, देखिए यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और सेकंड पिक्चर में इन्होंने कैप्स पहन रखे हैं, स्वेटर्स पहन रखे हैं, यानी विंटर का है। और फर्स्ट पिक्चर में है जो सन बहुत अच्छे से चमक रहा है और गर्मी लग रही है तो हमने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने। दूसरी पिक्चर में हमने बहुत सारे कपड़े पहने, और तीसरी पिक्चर में हम देख रहे हैं कि रेनफॉल हो रहा है और सब लोग छाता वगैरह लेकर और रेनकोट पहनकर जा रहे हैं। ठीक है, वी लाइक टू वियर कूल लूज क्लॉथ्स ईट क्लोथ्स, तो हम क्या करते हैं, वी लाइक टू वियर कूल लूज क्लोथ्स ईट कोल्ड थिंग्स एंड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स इन समर। सर्दियों में हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, ढीले कपड़े पहनते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, और पीने में क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स यानी ठंडे पेय पीते हैं, जैसे शिकंजी पीते हैं या हम कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फ्रिज के रखे हुए पानी पी लेते हैं। इन विंटर्स वी वियर वार्म क्लॉथ्स, सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। ईट वार्म थिंग्स, गर्म चीज़ें पीते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, है ना। एंड ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, गर्म दूध, इस तरह से पीते हैं। ड्यूरिंग रेन्स वी कैरी अम्ब्रेला एंड रेन कोट, वी लाइक टू ईट हॉट स्पाइसी थिंग्स, और जब बरसात के दिन होते हैं तो हम अम्ब्रेला या रेन कोट पहनते हैं और हम गर्म खाना खाते हैं, और हमें स्पाइसी थिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं बरसात के मौसम में। तो इस तरह से हमने देखा कि जब मौसम बदलता है तो मनुष्य की लाइफ भी बदल जाती है। हम लोग टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, और भी बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। लेकिन कुछ देशों में हमेशा 12 महीने ठंड रहती है, और कुछ देशों में 12 महीने गर्मी रहती है, और कुछ देशों में भाई किसी में कितने समय तक, कितने महीनों तक गर्मी रहती है, और किसी देश में कितने महीनों तक रहती है। तो पृथ्वी पर जितने देश हैं सभी में वेदर जो है वो अलग अलग होता है। तो आवर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय वेदर, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी वेदर से ही कंट्रोल की जाती हैं। वी लाइक टू सिट इन सन ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं। ऑल आवर एक्टिविटीज़ टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, हम सारा काम जो है दिन के समय में ही करते हैं। इन समर्स वी लाइक टू सिट इन शेड एंड मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ टेक प्लेस अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन गर्मियों में हम छाया में बैठना पसंद करते हैं, और हम सुबह सुबह ही अपनी सारी एक्टिविटीज़ को निपटाना चाहते हैं, क्योंकि दोपहर के समय तेज़ धूप होती है, गर्मी होती है, उस समय हमारे से कोई काम नहीं हो पाता। ड्यूरिंग रेनी सीजन वी डू नॉट लाइक टू स्टे आउटडोर्स, जब बरसात का मौसम होता है तो हम अपने घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि हम भीग जाएंगे, और कहीं ज़्यादा पानी होगा तो हम वहाँ पर फिसल कर भी गिर सकते हैं। तो इस तरह हमारे ऊपर वेदर का बहुत प्रभाव रहता है। और वेदर के बारे में आज जितना आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है, आई थिंक ये अनफ है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन नेक्स्ट क्लासेस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, लव यू चिल्ड्रन।